Hello student, this is Ashutosh here and today we are going to see the chapter 3rd, that is the administration under the British. So इसका हमने फर्स्ट पार्ट कर चुका है, यानी कि पेज नंबर 21, 22 एंड 23 का पिट्स इंडिया एक्ट ने पूरी तरह से देख लिया था। तो आशा करता हूँ कि आपको वो वीडियो बहुत अच्छा लगा हो। अगर मेरा चैनल किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल सब्सक्राइब करने के बाद आपको बेल आइकन को दबाना है, ताकि जब भी मैं वीडियो आपको डालूँ हिस्ट्री के या कोई पर्टिकुलर कोई चीज़ के, तो आपको नोटिफिकेशन उसका मिल जाए। तो आइए गाइस, तो हम करते हैं नेक्स्ट वाला, जो कि आपके पेज नंबर 23 पे दिया हुआ है। कुछ एक्ट्स दिए हुए, बहुत ये एक्ट्स जानना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। क्या क्या एक्ट्स होते हैं, किस तरह से किया जाता है। हमने अभी तक पूरा जो चीज़ें देखी थी ब्रिटिश के बारे में, तो उन्होंने हमारे इंडिया में क्या क्या एक्ट्स लाए हैं। तो सबसे पहले हम मीनिंग जानेंगे चार्टर एक्ट्स क्या होता है। तो यहाँ पे चार्टर एक्ट दिया है ऑफ 1793 का। चार्टर एक्ट एक ब्रिटिश एक्ट है जो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास किया हुआ एक्ट है इंडिया के लिए, यानी कि कुछ पावर्स किस तरह से पावर्स के रूल हो गए उस चीज़ों की इसमें ये एक्ट है। तो सबसे पहला एक्ट पढ़ेंगे चार्टर एक्ट ऑफ 1793। 1793 चार्टर एक्ट कौन सा था? Under the Charter Act of 1793, the company could retain its monopoly over the eastern trade for another 20 years. The Supreme Court was made powerful. Companies officials were forbidden to accept the gift of any kind. So ये चार्टर एक्ट इसलिए बनाया गया कि जो भी हमारे जो ट्रेड्स थे, ईस्टर्न कंपनी जो भी 20 साल से जो हमारी कंपनी जो आ रही थी करते हुए, तो उसके लिए कुछ रूल्स बनाए गए। सुप्रीम कोर्ट के कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है और कुछ जैसा कि कोई भी कारोबार में कुछ बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम आती है, तो सुप्रीम कोर्ट इस एक्ट के बारे में से उसका पूरा जो प्रॉब्लम है सॉल्व करेगी। तो उसके बाद है चार्टर एक्ट ऑफ 1813। अकॉर्डिंग टू द चार्टर ऑफ 1813, द मोनोपोली of the company over the Indian trade was abolished. The company was asked to spend more on Indian education. तो जैसा कि एक आपकी एक ब्रिटिश लोगों की बहुत अच्छी बात बताऊंगा कि आज जो भी एजुकेशन मिल रहा है, इंग्लिश मीडियम का मिल रहा है, मराठी मीडियम, वो डिफरेंट मीडियम है, जो इंग्लिश मीडियम के जो मीडियम्स है वो ब्रिटिश लोगों ने लाया था। तो ये चीज़ें कुछ बहुत ही ज़्यादा चीज़ें जो ब्रिटिश लोगों ने हमारे इंडिया के रेलवेज इंजिन्स जो बनाए थे, पूरा हमें अच्छे से पता है कि ये ब्रिटिश लोगों ने ही लाए थे। तो एजुकेशन बहुत मायने देते थे एजुकेशन को, जिसमें इंडियंस को भी पढ़ने की अनुमति थी, पर उसमें कुछ पार्शलिटी भी होती थी। पर उसके एक्ट के हिसाब से, यानी कि जो हमने पढ़ा था, जो पूरे लॉ थे वो ना कि पूरा एक साइड लॉ नहीं थे, ऐसा दिखाया था कि एक साइड पूरे लॉ नहीं है करके। तो चार्टर एक्ट ऑफ 1813 देखें। अकॉर्डिंग टू द चार्टर एक्ट ऑफ 1813, द मोनोपोली ऑफ द कंपनी ओवर द इंडियन ट्रेड ऑफ abolished. द कंपनी वाज आस्क्ड टू स्पेंड मोर ऑन द इंडियन एजुकेशन। कुछ कंपनी जो कुछ भी इन्वेस्टमेंट कर रही है, कुछ चीज़ें कर रही है, तो उनका एक टारगेट था, एक ध्येय था कि भाई वो एजुकेशन के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे। तो ये एक्ट था 1813 का। द चार्टर एक्ट ऑफ 1833। According to this act, Governor General and Council had full powers over the civil and military affairs of the company's territories in India. He was fully empowered to exercise all the law making and financial power of the provinces. तो बोला है कि इसमें जो गवर्नर है उसको पूरी तरह से पूरे पावर्स दिए जाएंगे काउंसिल के ऊपर पूरी हुकूमत करने के लिए। जो भी डिसीजन लेने के, तुरंत डिसीजन लेने के लिए उसको पूरे पावर दिए जाएंगे। इंडिया मतलब फाइनेंशियल पावर जो है, कुछ चीज़ें चाहिए तो उसको पूरी पावर चीज़ें जो किसको रहेगी, सिर्फ गवर्नर जनरल गवर्नर को ही रहेगी। चार्टर एक्ट ऑफ 1853 देखेंगे। अंडर दिस एक्ट द कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन एक्सटेंडेड ऑल ओवर द इंडियन एम्पायर अंटिल द पार्लियामेंट डिसाइडेड टू द इंडियन एम्पायर अंडर द क्राउन डायरेक्टली। अंडर दिस एक्ट द कंपनी एक्सटेंडेड ऑल ओवर द इंडियन एम्पायर। जो इंडियन एम्पायर जो है पूरा एक्सटेंडेड किया गया और पार्लियामेंट डिसाइडेड किया गया कि भाई इंडियन एम्पायर में उनको क्राउन मिल रहा है, यानी कि पूरे उनको डायरेक्टली मतलब कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं, वो डायरेक्टली वो सामने आए पार्लियामेंट पे और जो भी उनकी जो प्रॉब्लम्स है वो उन्हें जाके बताए। तो इस तरह से हमारे एक्ट है और सिंपल एक्ट है जो कि ब्रिटिश लोगों ने निकाले थे
इंडियन मतलब इंडिया में जब वो रहते थे, रूल करते थे, तो ब्रिटिश लोगों ने सबको इक्वालिटी के हिसाब से निकाले थे। तो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन अंडर कंपनी देखेंगे, द सिविल सर्विस, अभी हम सिविल सर्विस देखने वाले हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस, आप लॉर्ड कॉर्नवालिस का पिक्चर देख सकते हो। लॉर्ड कॉर्नवालिस वाज डिटरमाइंड टू रेक्टिफाई द एडमिनिस्ट्रेशन, so he brought the Indian Civil Service, its ICS, into existence in 1793. This service is also known as the steam frame of Indian administration, ये अंडरलाइन आपको करना है। तो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द कंपनी द सिविल सर्विस जो है, इसमें हम देख सकते हैं कि ये सब चीज़ें जो है, इसमें इंडियन सिविल सर्विस भी दी गई थी। इंडियन लोगों को भी ये दिया था कि वो भी इंडियन सर्विस जो है, लेकिन जो ब्रिटिश गवर्नमेंट जब भी थी तो इंडियन को भी उतना ही हक था कि जितना ब्रिटिशर्स जो ब्रिटिशर्स थे उनको हक था, उतना ही इंडियन लोगों को भी हक था कि वो सर्विस कर सके, गवर्नमेंट सर्विस कर सके करके। जैसा कि आपने झांसी की रानी देखी होंगी या फिर कोई टीवी में आपने प्रोग्राम देखा होगा, जिसमें बहुत से आपको अच्छे से पता है कि जिसमें क्या बोलते, आप देखे होंगे कि उसमें हमारे इंडियंस भी हैं जो कि सिपाही में काम करते थे, उनके यानी कि आर्मी में काम करते थे ब्रिटिश के वगैरह, तो उनको भी यह हक दिया जाता था। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस एंड गवर्नर जनरल हु सक्सीडेड हिम इंक्लूडेड इंडियंस फ्रॉम द कंपनी सिविल सर्विसेज एंड रिजर्व ऑल पोस्ट फॉर द इंग्लिशमैन till 1853. All the appointments of this ICS were made through the nomination by the examination was introduced. In practice, however, they continue to be included postgradually post of the authority. These young recruits of the civil service were totally ignorant of Indian affair. तो उसमें नॉमिनेशन होता था, डायरेक्टली अपॉइंटमेंट जो करते थे तो नॉमिनेशन के थ्रू करते थे, नंबर लगता था। आज भी वही वैसे ही होता है, बट पहले जैसा नहीं रहा, आज कुछ हमसे कम हो गया पहले जैसा, पर नॉमिनेशन करते थे कि किसको लिया जाए किसको नहीं लिया जाए। तो जाहिर सी बात है, हम सबको पता है कि जब ब्रिटिश लोग रूल करते थे तो काला गोरा का फर्क आपको पता, ब्लैक मैन वाइट मैन का वहाँ पे चलता था कि ब्लैक मैन हम हैं, वाइट मैन वो लोग हैं, तो ये सब चीज़ें वहाँ पे चलती थी। ठीक है, तो उसी हिसाब से तो हमें बता सकते कि भाई कि पूरा पार्शलिटी वो जरूर करते होंगे, तो वही पार्शलिटी इधर देखते थे, यानी कि जो भी इनको सर्विस देते थे पर वो अब फेयर नहीं कर सकते थे। मतलब फेयर बोले तो पूरा पावरफुल नहीं कर सकते, सिर्फ एक प्यादा रहता था, वो एक सिपाही रहता था, मतलब वो सिर्फ अपने ही बॉस के थ्रू पूरी चीज़ें कर सकेगा, अपने हिसाब से नहीं कर पाएगा। ये सब वो सिर्फ नाम के लिए रहते थे ऑथोरिटी। द यंग रिक्रूट ऑफ द सिविल सर्विस वर टोटली इग्नोरेंट ऑफ इंडियन अफेयर। तो यंग जो लोग थे उनको बिल्कुल उतना इग्नोर करते थे, ज़्यादा उनको लेते नहीं थे। इन 1801 फोर्ट विलियम कॉलेज इन कलकत्ता, फोर्ट विलियम कॉलेज इन कलकत्ता दैट इज नाउ कोलकाता वाज ओपन टू ट्रेन दिस एडमिनिस्ट्रेटर। तो जहाँ पे ऐसे जो लोग रहते थे इंडियन सर्विस के लिए अप्लाई करना, उनको ट्रेन किया जाता था। It was made through the competitive examination. Sorry, another college was set up in the Haileybury in England. तो इंग्लैंड में सेटअप किया गया। After the 1850, the recruitment was made through competitive examination. Minimum age prescribed for these examination was 23, and its centers were in England. While the medium of the examination was English, the Indians were titled to the subordinate post only, even after 1858. तो बोला है कि कुछ रिक्रूटमेंट के लिए, जैसा कि as we know that कि nowadays also we are getting the some competitive examination for the jobs and for the when we are cracking that examination then we will get the job. Okay, so उसके लिए क्रैक करना पड़ता, कंपटीशन की एग्जामिनेशन देनी पड़ती थी, और वैसा ही पहले भी ये सिस्टम था, पर वो एग्जाम उनको इंग्लैंड में जाके देना पड़ती थी। तो ये सब चीज़ें वहाँ पे होती थी, और फिर उसके बाद में डिसाइड करते थे कि कौन सी स्पोर्ट्स पे, यानी कि स्पोर्ट्स जो है जितनी पोस्ट है उसके हिसाब से अलग अलग की कंपटीशन एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम रहते थे। तो ये था हमारा सिविल सर्विस। तो द आर्मी देखेंगे, तो द आर्मी was one of the most important pillar of the British administration in India because of following. आर्मी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर रह चुका है ब्रिटिश लोगों के लिए इंडिया में।
इट सेव द कंपनीज फ्रॉम इट्स यूरोपियन राइवल्स। तो ये कंपनीज के जो भी यूरोपियन के जो लफड़े हैं या फिर कोई प्रॉब्लम्स है, तो ये क्या करती, सेव करती थी। इट कॉन्कर द डोमिनियंस ऑफ द नेटिव रूलर्स। नेटिव रूलर्स के साथ में कुछ भी अगर होता है तो वो चीज़ें वो झेल लेती थी। इट्स क्रश द रिवॉल्ट्स ऑफ द इंडियन अगेंस्ट ब्रिटिश इन इंडिया एंड अब्रॉड। इट क्रश द रिवॉल्ट ऑफ द इंडियंस अगेंस्ट ब्रिटिश। तो ये जो भी रिवॉल्ट करते थे, जैसे कि बहुत बड़े लीडर्स जो अगर खड़े होते थे इंडियंस के, रिवॉल्ट यानी विद्रोह होता है, तो रिवॉल्ट करते थे तो वो थोड़ा संभाल लेते थे इंडियंस, मतलब जो ब्रिटिश आर्मी थी, तो उनके लिए ब्रिटिश आर्मी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण फैक्टर बनी थी। द बल्क ऑफ द कंपनीज आर्मी कंसिडर ऑफ द इंडियन सोल्जर, दे वर कॉल्ड सिपाही। तो उसमें भी इंडियन सोल्जर रहते थे। द नंबर ऑफ द इंडियन सोल्जर और सिपाही इन द कंपनी आर्मी वर अबाउट 2 lakhs in 1850. They were paid regular salaries and were trained in the use of the latest weapon at that time. तो उनकी भी सैलरी रहती थी इंडियंस लोगों की। मोस्ट ऑफ द रिक्रूटमेंट इन द आर्मी वर मेड फ्रॉम द प्रेजेंट एरियाज ऑफ उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार। तो उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार से ही बहुत सी आर्मी से इंडियन आर्मी लेते थे, इंडियन लोग लेते थे ब्रिटिश आर्मी में, ठीक है, इंडियन आर्मी में। ड्यू टू द लैक ऑफ द नेशनल अवेकिंग अमॉन्ग द इंडियंस, दिस सोल्जर्स दैट इज सिपाहीज इन द कंपनीज आर्मी वर रेडी टू डिफेंड द कंपनीज इंटरेस्ट। तो रेडी रहते थे कंपनी को साथ देने के लिए, डिफेंस करने के इंटरेस्ट में। द कंपनीज बैरेड द इंडियन सोल्जर फ्रॉम द position of the responsibility and honor. Indians could at the most reach up to the rank of the सूबेदार। तो सूबेदार, तो ये वर्ड्स आपने सुना होगा, सूबेदार वर्ड्स क्या होता है करके। तो सूबेदार बनते थे पहले के, जैसे बड़े बड़े ऐसे खाकी वर्दी पहन के ऐसे, और ऐसे सिपाही बने रहते थे, सूबेदार बनते थे तो बहुत बड़ा ऐसे रहता था उनको। तो प्रायर ऑफ द 1857 देयर वर ओनली द 3 इंडियंस हुज सैलरीज वर ₹300 बट वर नॉट एंटाइटल्ड टू एनी एक्स्ट्रा अलाउंस। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो बड़े लेवल पे रहते थे तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी ₹300 रहती थी और उनको एक्स्ट्रा अलाउंस नहीं मिलता था। इन 1857 आउट ऑफ द 3,11,400 सोल्जर में से इन ईस्ट इंडिया कंपनी आर्म ऑफ दी 2,65,1900 सोल्जर्स वर इंडियन। तो उसमें से 3 लाख जो सोल्जर थे, यानी कि इसका अंदाजा आप लगा सकते हो कि ज़्यादा आर्मी में ब्रिटिश के हमारे ही लोग थे। तो ये था हमारा आर्मी। द पुलिस देखेंगे तो लॉर्ड कॉर्नवालिस क्रिएटेड अ रेगुलर पुलिस फोर्स टू मेंटेन अ लॉ। लॉर्ड कॉर्नवालिस क्रिएटेड, उन्होंने पुलिस का डिपार्टमेंट खड़ा किया कि आर्मी तो हर घड़ी पे नहीं आ सकती है कि कुछ भी हो गया तो चलो भाई आर्मी को बुला लो, ऐसा ना हो। तो उसके लिए लोकल पुलिस का होना बहुत ज़्यादा, जो भी इश्यूज थे, जो प्रॉब्लम थे, तो वो लोकल जो पुलिस थी वो सॉल्व कर लेती थी। A new system of the police was introduced. The superintendent of the police, that is SP, was appointed for Kolkata, that is now Kolkata. ठीक है, कलकत्ता, that is now कोलकाता। तो SP सुपरिटेंडेंट पुलिस, जो SP बोलते हैं हम, तो वो अपॉइंटेड किया गया। इन 1791 एंड अदर टाउन्स वर एडमिनिस्ट्रेट अंडर द कोटवाल्स। जो भी कोटवाल, थानेदार कोटवाल जो रहते थे उनके अंडर में रहते थे। डिस्ट्रिक्ट वॉज एडमिनिस्ट्रेट बाय डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। तो जो भी डिस्ट्रिक्ट के जो भी पुलिस अधिकारी रहते थे वो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के अंडर में रहते थे। द होल डिस्ट्रिक्ट वाज डिवाइडेड इनटू द थानास एंड ईच थाना वाज अंडर द सुपरविजन ऑफ दरोगा। दरोगा तो हमें अच्छे से पता है, दरोगा यानी कि एक डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग तहसील रहते थे, वहाँ पे एक पुलिस स्टेशन बनाते थे और जहाँ पे दरोगा रखते थे, इंस्पेक्टर, थानेदार जो बोलते हैं हम, वो रखते थे। इंडियंस वर ऑल्सो एक्सक्लूडेड फ्रॉम द हायर पोस्ट। पुलिस ग्रेजुअली सक्सेडेड इन रिड्यूसिंग मेजर क्राइम्स और एज डकैटीज एंड चीटिंग। तो इंडियंस वर ऑल्सो एक्सक्लूडेड, यानी कि इंडियंस लोगों को भी चांस दिया जाता था कि भाई आप लोग, उनको भी जॉब का अवसर मिलता था कि दरोगा बनने का वगैरह, ऐसा सबको मिलता था। वहाँ पे पार्शलिटी नहीं करते थे, बट कितना भी हो थे तो पराए, हमारे इंडियंस नहीं थे, ठीक है। तो डकैती जो रहते, क्राइम रहते, मेजर क्राइम्स रहते थे, उनके लिए वो चीज़ें जो समाज में, सोसाइटी में जो होती थी, सिटीज़ में, छोटे छोटे शहरों में होती थी, तो वो आर्मी को नहीं बुला सकते। दैट इज द पुलिस डिपार्टमेंट वहाँ पे खड़ा किया गया। जो जुडिशियरी, तो जुडिशियरी देखिए, इन द बिगिनिंग ऑफ द जस्टिस सिस्टम वाज बेस्ड ऑन द ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ डिसाइडिंग द केस ऑफ द बेसिस ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिस एंड द कस्टम्स। तो इन द बिगिनिंग जो जस्टिस सिस्टम कैसा था, ट्रेडिशनल था भाई,
यानी कि गांव में आए सरपंच लोग बैठे, करा दिया है फटाफट और बता दिया भाई तुझे क्या है, तेरा क्या प्रॉब्लम है, इसका क्या प्रॉब्लम है, ऐसा करके पूरा मामला खत्म कर देते। तो ये उसके बाद एक एक्ट आया अंडर द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1774 द सुप्रीम कोर्ट वाज सेट अप द इम्पोज द इंग्लिश लॉ ऑन द इंडियंस। तो भाई देखो ब्रिटिश लोगों ने इसके ऊपर भी लॉ बना दिया कि इंडियंस लोगों के लिए लॉ बना दिया कि जो भी प्रॉब्लम होते हैं तो लॉ के हिसाब से सॉल्व किए जाएंगे। बट इन 1781 लॉ वाज इम्प्लीमेंटेड टू अमेंड दिस प्रैक्टिस एंड द प्रीवियस ब्रिटिश लॉज वर रिस्ट्रिक्टेड टू द ब्रिटिश। तो जो भी लॉ था, जैसा नया लॉ आया तो कुछ उनके लोगों, ब्रिटिश के लोगों ने उसके ऊपर खिलाफ गए कि भाई रिस्ट्रिक्शन लगाए गए कि जो भी लॉ उन्होंने बनाया था उसके ऊपर और ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन लगाए गए, और ज़्यादा लॉ तो पहले था बट उसके और ज़्यादा उनसे रिस्ट्रिक्शन लगाए गए। लॉ तो देखेंगे लॉर्ड कॉर्नवालिस ऑर्गेनाइज जुडिशियल सिस्टम। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस जो थे उन्होंने एक ऑर्गेनाइज किया जुडिशियल सिस्टम ऑर्गेनाइज किया इन 1793 ऑन ब्रिटिश मॉडल। अंडरलाइन करना है उसे। अकॉर्डिंग टू इट यूरोपियन वर अपॉइंटेड एज अ जजेस, काजी, मुफ्ती, जैसा कि काजी जो रहता है, काजी हमें पता है इस्लामिक के हेड ऑफ द इस्लामिक लॉ जो है, मुफ्ती पता है, तो मुस्लिम एक्सपर्ट, कोई भी एक मैटर में इस्लाम का मैटर हो तो मुफ्ती बोलते हैं जो मुस्लिम लोगों के लिए। एंड लर्न अ ब्राह्मण वर अपॉइंटेड टू असिस्ट द जजेस हु वर नॉट फैमिलियर विद द इंडियन लैंग्वेज एंड कस्टम। तो ब्राह्मण्स को भी अपॉइंटमेंट किया गया असिस्ट द जजेस को असिस्ट करने के लिए जो कि कोई फैमिलियर नहीं है कोई इंडियन लैंग्वेज से और कस्टम से। लॉर्ड विलियम बेंटिक रिमेन्ड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया फ्रॉम 1829-1832। लॉर्ड विलियम बेंटिक तो गवर्नर थे कौन से पीरियड से 1829 टू 1835 एंड इंट्रोड्यूस फर्दर रिफॉर्म टू कॉडिफाई द लॉज। ही अपॉइंटेड अ लॉ कमीशन इन 1833। तो इन्होंने एक लॉ बनाया था, कमीशन बनाया था, अपॉइंटेड की थी 1833। इट कंपाइल्ड विद द इंडियन पेनल कोड दैट इज आईपीएस। तो बोले आईपीएस की धारा ऐसे ऐसे बोलते हैं ना कि जज लोग, वो इंडियन पेनल कोड, द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर एंड दी कोड ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर। तो ये कोड दिए गए सिविल प्रोसीजर, सिविल घरगुती केसेस होगी या फिर कुछ क्रिमिनल प्रोसेस में होगी वो चीज़ें प्रोसीजर में। हाई कोर्ट्स वर एस्टैब्लिश एट 3 प्रेसिडेंसी टाउन्स कोलकाता, मद्रास एंड बॉम्बे। नाउ दैट इज कोलकाता, चेन्नई, मुंबई। कलकत्ता था पहले, मद्रास और बॉम्बे का अभी हुआ है, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई हुआ है रिस्पेक्टेड। तो इनमें हाई कोर्ट्स बनाए गए डिसीजन मेकिंग के लिए। सिविल कोड देखेंगे, फैमिलियर कोड बोलते हैं इससे। सिविल कोड वाज सेटअप इन एवरी डिस्ट्रिक्ट। तो सिविल कोड जो है हर एक डिस्ट्रिक्ट में बनाया गया। दे वर प्रिसाइडेड बाय डिस्ट्रिक्ट जज। तो डिस्ट्रिक्ट जज दिया गया। 4 प्रोविजन कोड इन 4 डिवीजन इन बंगाल हर्ड अपील्स फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। द सदर दीवानी अदालत वाज द हाईएस्ट सिविल कोड ऑफ अपील। सदर दीवानी अदालत जो बोलते हैं हाईएस्ट माना जाता था उनको इस कोर्ट में, यानी कि इस मुद्दे में। देयर वर अ नंबर ऑफ द पेटी कोर्ट्स हेडेड बाय इंडियन जजेस नोन एज मुंसिफ्स एंड आमीन। मुंसिफ्स एंड आमीन बोले तो मुंशी जो रहते हैं तो बहुत सारे हेडेड रहते थे जजेस रहते हैं, इंडियन जजेस जो मुंसिफ और आमीन से सब बोलते थे उनको। क्रिमिनल कोड्स के बारे में देखेंगे। ये सिविल कोड बोले तो फैमिली कोड है, ठीक है। तो क्रिमिनल कोड्स बोले तो क्राइम जो किए हैं, मर्डर वगैरह जो करते हैं, रॉबरी करते हैं, कुछ भी करते हैं तो उसको क्रिमिनल कोड बोलते हैं। सदर निजामत अदालत वाज द हाईएस्ट क्रिमिनल कोड। तो वहाँ पे सदर दीवानी अदालत है, यहाँ पे सदर निजामत अदालत है, ठीक है, क्रिमिनल के लिए। कोर्ट ऑफ द सर्किट प्रिसाइडेड ओवर बाय द सिविल सर्वेंट was set up each district। तो भाई सिविल सर्वेंट रहते थे हर एक डिस्ट्रिक्ट में। ये कोड था, क्रिमिनल कोड भी था और सिविल कोड भी था। Thus by 19th century the British had established their supremacy over whole India। Nevertheless many princely states remained independent though they were indirectly administered as the प्रोटेक्टोरेट्स ऑफ द ब्रिटिश। तो ये जो चीज़ें बनाई गई, सब चीज़ें कोड्स बनाए गए,
तो कहीं ना कहीं ये किसको हेल्प कर रही है, सिर्फ ब्रिटिश को ही हेल्प करेगी, बिकॉज वी नो दैट अबाउट द ब्रिटिश, ये हमारे इंडिया में ट्रेड के बहाने से आए थे और यहाँ पे विकसित हो गया है। तो गाइज आज का ये पूरा लेसन यहाँ पे फिनिश होता है। आई होप आपको समझ में आएगा। मैंने थोड़ा ज़्यादा बड़ा नहीं बताया, शॉर्ट में भी समझा के बताया, शायद आपको समझ कुछ कंसेप्ट सिंपल होते हैं। चार्टर एक्ट देखना है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में क्या हुआ, सिविल सर्विस में क्या हुआ, कैसा था, आर्मी क्या थे, आर्मी कितने जवान हमारे थे, कितने नहीं थे, इंडियंस कितने थे, पुलिस क्यों किया गया। अभी आप देख सकते हो पुलिस से लेकर आर्मी से लेकर ये सब आइडिया जो थी ब्रिटिश लोगों की ही थी, जो कि आज भी कायम से चलते आ रहे हैं। तो सिविल कोड जो है, फैमिली कोड वगैरह जो है, ठीक है, क्रिमिनल कोड है, सिविल कोड है। तो आपके पेज नंबर 26 पे केस स्टडी दी है जो कि आपको पढ़ना है वो, और आपका प्रैक्टिस सेट आपको सॉल्व करना है, ठीक है। अगर आपको कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम होता है, यू कैन कमेंट इन माय कमेंट सेक्शन, ओके। सो आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा ये वीडियो। आराम से देखिए, ये नहीं है मानता हूँ चैप्टर थोड़ा बोर टाइप का है, बट पढ़ना पड़ेगा। 4th वाला चैप्टर बहुत अच्छा है, रूरल लाइफ एंड सोसाइटी, हम देखने वाले हैं इसको भी। आशा करूँगा कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा। अगर वीडियो पसंद है प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करके बताइए। और मैं चाहूँगा मैं और कुछ अगर लगता है तो मैं और से कुछ ना कुछ अपने अंदर लाऊंगा कि आपको बहुत अच्छी तरह से थोड़ा बहुत समझो, शॉर्ट में समझो, क्योंकि आजकल जो लोग देखते हैं कि शॉर्ट में ही सब निपट जाए, डिटेल में ना। तो मैं शॉर्ट में ही ये हिस्ट्री का वीडियो अपडेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। अभी तक आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल and click on the bell icon that you will get my latest videos notification, okay, and you will be my first viewer of my video, okay. So thank you so much, stay safe and stay home.